Hello everyone, this is Sivraj Gurjar and today we'll start second topic in mechanics, D'Alembert's principle. Okay, ये भी आसान टॉपिक है. Basically this is nothing but application of Newton's second law of motion plus a little bit use of Newton's third law of motion. Okay, so basically इसमें न्यूटन जो second law of motion है उसी को लैंग्वेज चेंज करके मीन्स इट्स डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. ओके सो डिलम्बर्ट को जानने से पहले लेट अस सी न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है. न्यूटन्स सेकंड लॉ मोशन. ओके, ये क्या बोलता है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल किसी भी पार्टिकल पे जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट चेंज ऑफ मोमेंटम. ये होता है इनफैक्ट जो ये मोमेंटम होता है p, यहाँ पे क्या है, p इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट टाइम t. मोमेंटम दिस इज आल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है, मोमेंटम को भी डिफाइन बाय m into v वेक्टर. दिस इज द p वेक्टर. ठीक है, so mass into velocity at time t of particle will give us the momentum of the particle. So Newton's second law of motion बोलता है कि change in या rate of change of momentum is nothing but force. मीन्स जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा. ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो सबको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है वो क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन which is equal in magnitude to that but the direction will be opposite. Okay, बस इन दोनों का यूज करके ही हमें डीलम्बर्ट प्रिंसिपल देखना है. ठीक है, सो डीलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है. अच्छा, फॉर दैट वी नीड टू नो टू टर्म्स. ठीक है, फर्स्ट होता है इम्प्रेस्ड फोर्सेज. ओके, इम्प्रेस्ड फोर्सेज. ठीक है, और एक होता है इफेक्टिव फोर्सेज. इफेक्टिव फोर्सेज. ठीक है, ये दो टर्म है. इम्प्रेस्ड फोर्सेज इज नथिंग बट दिस इज अनदर टर्म फॉर एक्सटर्नल फोर्सेज. ठीक है, बेसिकली इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जनरली पब्लिक एक्सटर्नल चीजों से ज्यादा इम्प्रेस होती है. ठीक है, सो इम्प्रेस्ड फोर्सेज मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेज. ओके, और इफेक्टिव फोर्सेज क्या होता है. इफेक्टिव फोर्सेज इज नथिंग बट मास इनटू मास ऑफ द पार्टिकल जिस पे हम इफेक्टिव फोर्स कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, एंड इट्स एक्सेलरेशन. लेट अस से एक्सेलरेशन a है. सो बेसिकली इफेक्टिव फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल इन द डायरेक्शन इन विच वी आर सीइंग द इफेक्टिव फोर्सेज. ओके, सो ये दो टर्म है. ठीक है, तो अब ये जो डीलम्बर्ट है वो क्या बोलता है दैट इफेक्ट रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेज एक्टिंग at each point of a body means rigid body, right, are always in equilibrium with effective forces acting ऑन द सिस्टम. ओके, सो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है हमारे पास, इसमें हमने ये कोई पार्टिकल ले लिया. ओके, लेट अस से कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट कर रहा है. अगर इस पार्टिकल को इस बॉडी से अलग कर दें तो इस पे क्या होगा. अच्छा, यहाँ पे और भी पार्टिकल होगा. रिजिड बॉडी इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जिनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है. इवन व्हेन द रिजिड बॉडी मूव्स the constant between individual particles will always remain constant. Okay, ये तो हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में. सो बेसिकली इसमें अगर ये पार्टिकल देखा जाए तो इस पे जो और पार्टिकल होंगे इसमें, ओके, रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स. जो और सब पार्टिकल होंगे लेट अस से कि उनका इस पे जो रिएक्शन है या एक्शन है वो, या रिएक्शन है एक्शन जो भी है उसको लेट अस डिनोट बाय आर. उसका जो भी इफेक्टिव फोर्स है, मतलब सारे जो भी ये पार्टिकल एन से मिलके जो इस पे फोर्स लग रहा है उसको हम आर से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स एफ है इस पे.
लेट अस टेक इट एज वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन उस पे फिर इसमें ही इंक्लूड हो जाएगी, मीन्स ये जो डायरेक्शन शो कर रहे हैं वो ना होके, अगर इफ यू आर टेकिंग आर वेक्टर मीन्स ये अपने आप डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो एफ वेक्टर हो गया एक्सटर्नल फोर्स, आर वेक्टर हो गया जो और पार्टिकल है जो इस पे अप्लाई कर रहे हैं, आर वेक्टर, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ से दैट एफ प्लस आर वेक्टर इज नथिंग बट एम, ये फोर्स बेसिकली, दिस इज नथिंग बट दिस वन डीपी बाई डी टी, ये होता है एम नहीं डीपी बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट एम। अगर एम कांस्टेंट है, जनरली हम लोग जो भी डील करेंगे वहां एम कांस्टेंट ही होगा। सो पी क्या है? पी इज एम वी, सो दिस इज डी वी बाई डी टी, दैट इज ए, लेट अस से एक्सेलरेशन। सो एफ वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज नथिंग बट एम ए वेक्टर, ये हो गया। दिस इज नथिंग बट न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। मीन्स कि कोई भी पार्टिकल रिजिड बॉडी का ले लिया तो उस पे जो भी और पार्टिकल होंगे उनसे जो रिएक्शन आ रहा होगा प्लस जो एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, उन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा इनका? एफ वेक्टर प्लस आर वेक्टर, बिकॉज दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, सो वी, हमें इस पे साइन पे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन हैज बीन टेकन केयर ऑफ ऑलरेडी, ठीक है। सो एफ वेक्टर प्लस आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज, अगर उसको सोल्व करें फॉर कांस्टेंट मास देन दैट विल बी एम ए वेक्टर, ये बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ। सो दिस इज फॉर दिस पार्टिकल, लेट अस से कि m1 है जिसका या m है जिसका मास इस पार्टिकल के लिए है, तो दिस बॉडी इज मेड ऑफ ऑल दिस पार्टिकल्स, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? सम करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दें तो समेशन f प्लस समेशन r इक्वल्स टू समेशन m a वेक्टर, वेयर a इज एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब समेशन एफ क्या होगा? जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उस उन सबका समेशन हो गया, ये समेशन एफ ही रहने देते हैं। अच्छा, समेशन आर क्या होगा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि किसी भी पार्टिकल पर अगर एक्शन हो रहा है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। इसका मतलब जब समेशन आर करेंगे और दिस होल बॉडी, इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन विल कैंसिल ईच अदर, मींस इसमें जो रिजल्टेंट रिएक्शन होगा वो तो जीरो हो जाएगा। इंटरनल फोर्सेज जो भी है बॉडी के वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज नाउ वी आर सीइंग द होल बॉडी, पूरी बॉडी पे देख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर समिंग अप फ्रॉम बोथ द साइड, ओके। तो ये जीरो हो गया, इसका मतलब दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम इनटू ए वेक्टर। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर थोड़ा रीअरेंज करें तो वी कैन राइट दिस लाइक दिस, समेशन एफ वेक्टर माइनस समेशन एम ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये हमने डिफाइन किया था कि जो इफेक्टिव फोर्सेज होते हैं, इफेक्टिव फोर्सेज इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये जो सिस्टम है उसके लिए ये रिजल्टेंट इफेक्टिव फोर्स हो गया, पूरे सिस्टम के लिए समेशन होगा। और ये क्या है? ये सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि इम्प्रेस्ड फोर्सेज जो है, एक्सटर्नल फोर्स मींस इम्प्रेस्ड फोर्सेज, एंड ये क्या हो गया? दिस इज, अगर माइनस को इससे क्लब कर लिया जाए तो वी कैन राइट समेशन एफ वेक्टर प्लस माइनस समेशन एम ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज नथिंग बट इम्प्रेस्ड फोर्सेज एंड दिस इज इफेक्टिव फोर्सेज, इफेक्टिव फोर्सेज, रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेज, राइट, माइनस साइन है। इसका मतलब इम्प्रेस्ड फोर्सेज एंड रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। कोई भी फोर्स, लेट अस से F1 एंड F2 दो फोर्स है, अगर ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये हो गया कि F1 प्लस F2 वेक्टर हैज टू बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, दैट्स व्हाई ये सम जीरो आ रहा है। सो दिस इज डी लंबर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है। सो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब अच्छा, इससे रिलेटेड तो और कॉन्सेप्ट है या कुछ टर्म है उनसे भी फैमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। देन विल डील विद द क्वेश्चंस। यू मींस एग्जाम में जनरली हमें क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग ब्रेक प्रूफ भी पूछा है कुछ, वो हम देखेंगे, प्रूफ बड़े आसान है इसमें से, ठीक है। तो अच्छा पहले ये तो हमने देख लिया कि जो है मोमेंटम क्या होता है, ये तो हमने देखा अभी। मोमेंटम पी वेक्टर इज नथिंग बट एम वी वेक्टर, राइट। ये सब हम देख रहे हैं किसी भी स्पेस में एट टाइम टी, ओके, किसी भी पॉइंट पे एट टाइम टी कोई भी पार्टिकल मास एम का उस पर देख रहे हैं, रिजिड बॉडी में हमने एम ले रखा है, ठीक है। फिर उसको सम करते हैं तो रिजिड बॉडी के का एज ए रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमने देखा था कि
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। these all three will be, we will use these all three terms for the same thing. In our case these will denote the same thing because ये क्या है कि सेंटर ऑफ, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, बट फॉर आवर पर्पस जो ग्रेविटी होगी वो हमेशा जी होगी, कांस्टेंट होगी 9.8 समथिंग, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी ग्रेविटी होगी, सो मींस ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ मास विल कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बट अगर जी, जैसे वी नो कि जी जो होती है वो फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर होती है, अगर आउटसाइड किसी भी बॉडी के देखा जाए, मीन्स बॉडी की साइज बहुत वास्ट है कंपेयर टू अर्थ, देन तो विद डिस्टेंस ये जो जी है वो डिक्रीज करता है, और इनसाइड द बॉडी ये प्रोपोर्शन टू आर होता है, ठीक है, ये सब होता है, बट फॉर आवर पर्पस जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों टर्म हमारे लिए तो सिनोनिम ही होंगे, ठीक है। सो अच्छा, सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेंटर ऑफ मास जो भी होता है, लेट अस से आर वेक्टर बी द position vector of a particle of mass m, ठीक है, r वेक्टर भी पोजिशन वेक्टर पास ऑफ मास m, देन पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट अस से कैपिटल R वेक्टर, है ना। सो कैपिटल R वेक्टर विल बी गिवन बाय समेशन m, इसको mi बोल देते हैं, चलो mi, इसको ri बोल देते हैं, ठीक है, ri वेक्टर डिवाइड बाय समेशन mi, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लो n पार्टिकल्स है तो ये n, इसमें i जो होगा बिलोंग्स टू n, ये होता है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये हो गया कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के लिए, मींस जब डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, और मान लो अगर रिजिड बॉडी है तो इसमें कंटिन्यूस पार्टिकल लेंगे हम, तो कोई भी मास dm का एक पार्टिकल ले लिया, लेट अस से उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो r है, ठीक है, उसकी पोजीशन वेक्टर मान लो r वेक्टर है, तो उसका इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dm, दिस विल गिव द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है दिस इज ओवर रिजिड बॉडी, राइट, दिस इज ओवर रिजिड बॉडी, तो ये देखा जाए तो वैसे ये r वेक्टर dm और डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन dm क्या हो गया, ये तो मास ऑफ द रिजिड बॉडी हो गया, सो डिवाइड बाय, तो ये फॉर्मूला है। अब इसको देखो, अगर स्केलर में ले जाएंगे अगर, तो r वेक्टर क्या है, इसको वी कैन राइट xi प्लस yj प्लस zk, सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का दैट विल बी नथिंग बट x dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, ऐसे ही y बोल सकते हैं, यहाँ y आ जाएगा, z में यहाँ z आ जाएगा, ओके। सो आई होप क्लियर है। तो अच्छा, इसमें देखो, इसमें जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए इसका, जनरली सिमेट्री से विल बी एबल टू टेल कि सेंटर मास कहाँ है। जैसे मान लो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। अगर होलो हेमिस्फीयर है तो उसका तो हमने देखा था कि वो इस टाइप है, जैसे मान लो ये शेल है, हेमिस्फीयर है, तो इसका सेंटर मास यहाँ पे होता था, ये मान लो अगर ये ओरिजिन है तो ये क्या हो जाता है A00, और ये a/2 हाइट पे है, तो A0 a/2, दिस वाज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, जैसे हेमिस्फीयर का देखते हैं तो सॉलिड का, ठीक है, सो ये इस टाइप का कुछ होगा। अच्छा, ये सॉलिड है तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करते थे ना, उसी टाइप जब भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट आएंगे RDM TM या इस टाइप इंटीग्रेशन करने होते हैं तो वैसे ही हम करेंगे। एक जैसे अगर यहाँ हेमिस्फीयर है तो एक रिंग ले लेंगे उसका रिवोल्यूशन करके, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए, सो ये हेमिस्फीयर है तो अगर मान लो यहाँ पे एक रिंग ले ली जाए या यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया जाए, लेट अस से दिस इज आवर ओरिजिन, ठीक है, तो ये एंगल थीटा पे रेडियस, ये डिस्टेंस r पे एक एलिमेंट ले लिया हमने, तो यहाँ पे ये जो पार्ट
इसमें स्मॉल चेंज ये डी थीटा होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई आर डी थीटा, और ये आर की डायरेक्शन में चेंज है, सो दिस इज डी आर। मीन्स हमारे पास जो ये एलिमेंट आ गया, ये आर डी थीटा और डी आर ये हो गया। सो इसका एरिया क्या आएगा, आर डी थीटा। अब इसको अगर यहाँ पे लेटर से ये एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। अगर इसके अबाउट इसको रिवॉल्व करवाया जाए, ऐसे रिवॉल्व कराएंगे अगर इसके अबाउट, तो एक रिंग बनेगी, राइट, जिसकी रेडियस तो ये होगी, ये क्या है, ये थीटा है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। सो आर कोस 90 माइनस थीटा मीन्स साइन 90 माइनस थीटा मीन्स ये होगी आर कोस थीटा, दिस इज आर कोस थीटा, राइट। सो इसका जो एरिया वॉल्यूम है इस एलिमेंट, इस रिंग ऑफ रिवोल्यूशन का, वो क्या होगा, ये इस टाइप है हमारे पास, ठीक है। सो इसकी ये जो पेरीमीटर है, ये आर कोस थीटा है इसकी रेडियस, तो पेरीमीटर क्या होगी, 2 पाई आर कोस थीटा, ठीक है। पेरीमीटर इनटू ये जो क्रॉस सेक्शन का एरिया, दैट इज आर डी थीटा, ये इसका वॉल्यूम हो गया। सो यहाँ पे डीवी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा, ये इसका वॉल्यूम हो गया इस रिंग का, रिंग ऑफ रिवोल्यूशन जो हमने लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो रिंग ऑफ रिवोल्यूशन है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे होगा भाई, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे होगा। ये डिस्टेंस क्या है, ये आर कोस थीटा है, तो ये आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखो हमने जो देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, वो क्या है, फॉर्मूला आर डी एम डिवाइड बाई डी एम, ठीक है। अब इसमें देखो एक्स डायरेक्शन में तो बाई सिमेट्री वी कैन से कि ये ही होगा, ये इसका ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे ही होगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो या इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। अभी हम वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं, अगर इसको वाई डायरेक्शन बोलते हैं तो वाई डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जो आर है वहां पे वाई हो जाएगा, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में हमें सेंटर ऑफ या कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखना है, ठीक है। सो वाई डीएम, अब जो डीएम एलिमेंट है मीन्स ये पूरी रिंग है, इसकी ये डिस्टेंस वाई पे डिस्टेंस क्या है, दिस इज आर साइन थीटा, राइट। और डीएम क्या है, ये है 2 पाई आर स्क्वायर, तो आर क्यूब हो गया साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, राइट। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन डिवाइड बाई समेशन डीएम, इसको तो वैसे डायरेक्ट ही कैपिटल एम बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, ये तो डीवी है। अच्छा, यहाँ पे हमें डीएम चाहिए, सो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम भी करना पड़ेगा, राइट। टोटल मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो यहाँ से 1 बाई वी क्या होता है इसका, 2 बाई 3 पाई आर क्यूब, ये होता है हेमिस्फीयर का। सो एम से एम कैंसिल हो गया, तो हमारा बस ये हमें चाहिए 2 पाई आर क्यूब साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। और ये थीटा क्या है, 0 से पाई बाई 2 तक जाएगा, क्योंकि स्पेस में है थीटा भाई, ये रिंग्स है ना, और आर भी वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो डी आर भी था यहाँ पे, डी आर इज ऑल्सो देयर, सो डी आर इज ऑल्सो देयर। आर तो 0 से कैपिटल आर तक जा रहा है, बस ये जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर वाई कोऑर्डिनेट। तो इसमें देखो 1/2 पाई 3 ऊपर लेते हैं आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब, अच्छा नहीं 2 पाई, अच्छा आर से करेंगे तो आर क्यूब का आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 साइन थीटा कोस थीटा का क्या होगा, इसको अगर 1/2 से डिवाइड करते हैं तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा डी थीटा, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 3/8 एक आर, ठीक है। और ये जो है इसका इंटीग्रेशन देखना है, 2 थीटा को अगर टी एज्यूम कर लें हम लोग, तो ये क्या आएगा 0 से पाई साइन टी डी टी बाई 2, और ये इवन फंक्शन है ट्वाइस 0 से पाई बाई 2, ठीक है। 2 से 2 गया, और ये हो गया 1, सो दिस इज 1। सो बेसिकली 3r/8 आ गया वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये जो इसके सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3r/8, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होगा बेसिकली, अगर ये ओरिजिन ही माना है वैसे हमने, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। सेंटर ऑफ मास के वो जो इसका बेस है उससे 3r/8 डिस्टेंस पे होगा जेड डायरेक्शन में, ओके। सो आई होप समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से, ठीक है। तो इसी टाइप और भी ऑब्जेक्ट का किया जा सकता है, ठीक है। ओके, सो ये तो था सेंटर ऑफ मास, इसमें यूज होगा इसका, ठीक है। अब अच्छा, अगर डिस्क्रीट पार्टिकल की बात की जाए, जैसे अगर सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम ही है यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अगर देखो हमने ये देखा कि भाई इसकी जो पोजिशन वेक्टर की डेफिनेशन से, अगर मान लो एक्स डायरेक्शन में है तो क्या हो जा रहा था, एक्स डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एम, दिस वाज फॉर रिजिड बॉडी, मतलब जहां पे पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूस है, रिजिड बॉडी में कंटिन्यूस होते हैं,
समेशन और इंटीग्रेशन में यही तो फर्क है कि समेशन में क्या होता है कि डिस्क्रीट होता है सम, डिस्क्रीट पार्टिकल का सम किया जाता है, और अगर कंटिन्यूटी है मींस कंटिन्यूटी है उनमें डिस्टेंस है मींस ऑलमोस्ट जीरो है, देन वी यूज दिस इंटीग्रेशन मेथड। तो रिजिड बॉडी में ये होगा, और अगर डिस्क्रीट पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा समेशन एम आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एम आई, ये होगा एक्स, लेट अस डिनोट दिस बाय एक्स बार। ओके, सो दिस एक्स बार मींस कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा। अच्छा ये तो एम हो गया, समेशन एम आई क्या है, बॉडी में अगर सारे पार्टिकल्स का सम करेंगे तो क्या उसका मास ही आ जाएगा, तो ये एम हो गया, तो इसको वी कैन राइट एम एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एम आई एक्स आई, राइट। सो ये हो गई इसकी इक्वेशन, दिस इज इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एम वाई बार समेशन एम आई वाई आई, एम जेड बार नथिंग समेशन एम आई जेड आई। आई होगा समझ में आ गया, तो बड़ी सिंपल है, दिस इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं या जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा इसी में अगर देखो इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए दोनों तरफ, फर्स्ट टर्म को अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया जाए तो m तो कांस्टेंट है, x बार को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t dx बार बाय dt, ये हो जाएगा, लेट अस डिनोट दिस बाय x बार डॉट, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा समेशन एम आई तो कांस्टेंट है एक्स आई डॉट, ओके। सो ये हो गया, ये भी एक इक्वेशन हो गई। अगर इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा समेशन एम आई एक्स आई डबल डॉट, ठीक है। सो अच्छा इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इससे जो रिजल्टेंट इक्वेशंस आ रही है, व्हाट डज दैट कन्वे। देखो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एम मास की का कोई मान लो पार्टिकल है या कोई यस पार्टिकल है, ठीक है, तो ये तो इसकी पोजीशन वेक्टर थी, सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन वेक्टर में चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन में चेंज हो रहा है मींस वेलोसिटी है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है एम मास का, उसकी अगर वेलोसिटी वी वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो एम वी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मान लो इस बोर्ड यहाँ पे की कोई बॉडी है, इसमें m1 पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, तो ये जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस टाइप के जो पार्टिकल्स होंगे उनके मोमेंटम का सम इज इक्वल टू, या ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी बॉडी है जो m1 m2 m3 mn इस टाइप के पार्टिकल का कलेक्शन है, ठीक है, तो उन सब पार्टिकल को इंडिविजुअली ना देखकर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक कैपिटल एम मास का एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है, उसकी वेलोसिटी वी बार हो गई, ठीक है, तो उससे इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं, वेयर वी बार का रिलेशन आएगा यहाँ से, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा इसमें ऐसे एक्सेलरेशन का हो जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो ये जो डिलम्बर्ड वाला वही कांस्टेंट हो गया, बेसिकली ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल m है उस पे एक्सेलरेशन x बार डॉट लग रहा है, ठीक है, सो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें m1 m2 एंड mn मासेस है, और उन पे जो भी है एक्सेलरेशन लग रहे हैं, जो एक्शन फोर्स के जो एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो अगर उसको पूरे बॉडी को हम रिप्लेस कर दे कैपिटल एम मास से, तो दोनों की जो मोमेंट हो जो मोशन होगी वो सेम होगी, ठीक। अब जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो यूजफुल इक्वेशन होगी वो देखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ओके। सो बेसिकली हमने अभी देखा बाय डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल कि अगर एफ वेक्टर जो भी है, मान लो जो हमने देखा था समेशन एफ वेक्टर, उसको लेट अस से एफ, इसको समेशन एफ आई बोल देते हैं, एफ वेक्टर बोल देते हैं। हमने क्या डिस्कस किया कि समेशन एफ वेक्टर समेशन आर वेक्टर 0 हो गया था, प्लस समेशन ऑफ एम ए वेक्टर यहाँ पे माइनस आएगा, राइट, इज इक्वल टू 0। अच्छा ए वेक्टर क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, इसको वी कैन राइट डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर। अगर मान लो कोई पार्टिकल है जिसपे एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं, उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो वेलोसिटी क्या आएगी डी आर बाई डी टी, एक्सेलरेशन क्या आएगा डी स्क्वायर आर वेक्टर डी टी स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम अगर ये समेशन एफ वेक्टर को सिंपली एफ वेक्टर से डिनोट करते हैं, वेयर समेशन दिस एफ वेक्टर इज नथिंग बट एक्सटर्नल फोर्स,
या समेशन भी रह सकता है या ऐसे रखो, ठीक है। सो दिस इज इक्वल प्लस माइनस समेशन एम डी स्क्वायर आर वेक्टर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हो गया, ठीक है। और इसको वी कैन राइट एफ वेक्टर इज नथिंग बट समेशन एम डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, ठीक है। सो ये एक तो ये हो गई मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के लिए इक्वेशन ये होगी। बेसिकली देखा जाए तो ये एक नहीं होके 3 इक्वेशन है। अगर देखो यहाँ पे अगर 3D में ये 3D में आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे के प्लस जेड के। और यहाँ पे जो एफ वेक्टर है इसको भी वी कैन डिनोट एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के, राइट। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज नथिंग बट कॉम्पोनेंट ऑफ एफ इन एक्स डायरेक्शन। तो इसमें इसको रख के अगर इसको हम लोग इक्वेट करेंगे आई जे एंड के कोफिशिएंट्स को, तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज नथिंग बट एम टी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, राइट। समेशन ऑब्वियसली एफ वाई इज नथिंग बट समेशन एम डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर एंड एफ जेड इज नथिंग बट समेशन एम डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर। ओके, सो 3 इक्वेशन तो हमारे पास यहां से आ गई। ऐसे ये तो हो गए फोर्स इक्वेशंस। ओके, सो फोर्स से हमें 3 इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अभी 3 इक्वेशन हमें मिलेगी मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है कि मान लो ये कोई पॉइंट है ओ जिसके अबाउट हमें एक कोई ये फोर्स एफ है, लेट अस से ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये लेट अस से इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इस पॉइंट का जिस पे अप्लाई हो रहा है। then moment of force F about O is given by R cross F। ओके, मीन्स अगर इसको अगर देखा जाए तो ये क्या R cross F क्या हो गया, आर एफ। अगर मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर करेंगे हम लोग ये 90, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। सो ये अगर देखा जाए तो दिस इज, अगर इसका मॉडुलस लिया जाए तो ये आर एफ कोस एल्फा होएगा साइन 90 माइनस एल्फा। सो इसमें देखो अगर ये डिस्टेंस इसका मॉडुलस आर है बिकॉज ये आर वेक्टर है, तो ये आर साइन एल्फा होगी, ये आर कोस एल्फा होगी। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है इसको इसका अगर मॉडुलस लिखें हम लोग तो वी कैन राइट आर कोस एल्फा इंटू एफ। अभी आर कोस एल्फा क्या है, आर कोस एल्फा इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, अगर इसको डी बोल दें तो डी एफ या एफ इंटू डी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम दैट एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा जा रहा है इनटू फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट ऑफ फोर्स इज बीइंग कैलकुलेटेड, ठीक है, ऑफ द फोर्स एंड multiplied by its magnitude that will give the moment of force। okay, so force into उसकी उस पॉइंट से perpendicular distance will give the moment of force। okay, जैसे अगर मान लो ये कोई रोड है, ये रोड है, मान लो ये वर्टिकल एक्सिस है ओ जेड, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, ऐसे वर्टिकल प्लेन में ये रोटेट कर रही है, ये जो अल्फा एंगल है वो कांस्टेंट है। तो इसमें देखा जाए तो ये जो रोड है मान लो इसकी लेंथ एल है, तो इसके मिड पॉइंट पे L/2 पे एक मास जो होगा इसका mg वो एक्ट कर रहा होगा। और क्योंकि रिवॉल्व हो रही है तो इसमें यहाँ पे इनवर्ट डायरेक्शन में इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। तो ये 2 फोर्स, बस इस पे 2 फोर्स वर्क कर रहे होंगे, ये mg और ये। तो अगर देखा जाए तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स को लेटर से f से डिनोट कर देते हैं, तो अगर f का मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ f देखा जाए, मोमेंट ऑफ f मींस मोमेंट ऑफ फोर्स f, तो ये क्या आएगा f इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O। तो ये डिस्टेंस अगर ये मान लो लेंथ ये L/2 है मिड पॉइंट रोड का, तो ये क्या आएगा L/2 कोस एल्फा, ठीक है। अच्छा, साइन इसमें ऐसा देखते हैं कि जैसे ये पॉइंट है, अगर इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, अगर इसको ऐसा देखा जाए जिस डायरेक्शन में अगर देखा जाए ये क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर मान लो ये पॉइंट है और फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे देखा जाए तो इस टाइप से ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा ऐसे, इसका मतलब क्लॉकवाइज, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे एफ क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही mg, ये जो मास है mg, इसका मोमेंट क्या होगा, मोमेंट ऑफ mg, ये पॉइंट से इस mg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये क्या है L/2 sin अल्फा, ठीक है। और देखो ये mg है, ये हमारे पास ये
जो भी है पॉइंट है जिसके अबाउट इसका मोमेंट ले रहे हैं, तो उस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे हो रहा है, मीन्स ये क्या हो रहा है, ये देखा जाए तो ये भी क्लॉकवाइज ही हो रहा है, यहाँ पे ये भी क्लॉकवाइज ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे देखो ये इस एफ फोर्स का लिया हमने सेंट्रीपिटल का, पर विल लर्न शॉर्टली कि ये जो होता है हमारी जो इक्वेशन होगी उसमें ये एफ ना आके माइनस एफ आएगा, क्योंकि बाय द डीलम्बर्ट प्रिंसिपल। ओके, विल डिस्कस दैट लेटर। पर आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूज होने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। अच्छा, हम रिजिड बॉडी की जो इक्वेशन देखी, तीन तो हमें फोर्स से मिल गई थी। डीलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि समेशन ऑफ एफ इज नथिंग बट माइनस, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, समेशन एम डी स्क्वायर आर वेक्टर डी टी स्क्वायर। ओके, ये बोलता है अगर इसको दोनों तरफ से आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, समेशन आर वेक्टर क्रॉस डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स एफ। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई ओ है, सो अबाउट ओ, जिसके विद रिस्पेक्ट टू दैट जहां पे एफ वेक्टर अप्लाई, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बस इसमें अब क्या है कि अगर आर वेक्टर को एक्स कोमा वाई कोमा जेड पुट करें, एफ वेक्टर को मान लो एफ एक्स कोमा एफ वाई कोमा एफ जेड, क्या आएगा आई जे के दोनों तरफ, तो उनके कोएफिशिएंट तीन इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी, तीन इक्वेशन हमें फोर्स से मिली थी। सो दीज टोटल 6 इक्वेशन, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है कि 6 इक्वेशन क्या है, तो सिंपल है ये, वो इससे आर क्रॉस एफ करके। ओके, सो इन माय ओपिनियन जो वेक्टर मेथड है दैट इज इजी एंड मोर इजीली उससे ये सब क्वेश्चन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये हो गया। अब है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो थ्रू आउट यूजफुल रहेंगे हमारे पास, ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ओके, और मोशन के इंडिपेंडेंस के दो प्रिंसिपल है, एक है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, ओके, और एक है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ रोटेशन मोशन। ओके, अगर सीधी भाषा में साधारण लैंग्वेज में बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मान लो रिजिड बॉडी है, ये रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, ट्रांसलेशन मींस इन द सेंस की मूव भी कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है इसका। ठीक है, तो अगर इन दोनों को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, मीन्स एक टाइम पे हम रोटेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन देखी जाए, ठीक है, तो जो रोटेशन है उससे इस पे कुछ फर्क नहीं कर पड़ता, इसको इंडिपेंडेंटली हम लोग स्टडी कर सकते हैं। सिमिलरली जो इसकी रोटेशन मोशन है उसको इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं, नेग्लेक्टिंग द ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, फिर इन दोनों के इंडिपेंडेंट स्टडी जो भी आएगी उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। लेट अस सी द फर्स्ट वन, ट्रांसलेशन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, और इसको ऐसे बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारी, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन मूव करेगी। ठीक है, कहने का मतलब बस यही है। मीन्स हमने अभी देखा कि समेशन जो एफ होता है, ठीक है, समेशन एफ इज नथिंग बट समेशन एम डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अगर ये कोई बॉडी है, इसमें मान लो ये कोई पॉइंट एम है, मास एम का, जिसका कि पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो समेशन एम डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट समेशन एफ, जहां पे समेशन एफ इज नथिंग बट एक्सटर्नल फोर्सेस का सम है, ये डीलम्बर्ट प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, ये समेशन एफ वेक्टर प्लस माइनस दिस थिंग इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये डीलम्बर्ट प्रिंसिपल बोलता है। अच्छा, फर्दर वी नो की बाय द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास की, यहाँ पे जो होगा एम आर वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम इंटू मान लो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका पोजीशन वेक्टर जो भी है, लेट अस से आर वेक्टर है, तो ऐसा बोल सकते हैं समेशन एम, ये बेसिकली समेशन एम यहाँ से डिवाइड है। ठीक है,
So summation m क्या है? Total mass of the body, that is m r vector is equals to summation m r vector, right? So from this what we can say, अगर देखो इसको अगर दोनों तरफ से डिफरेंशिएट किया जाए ट्वाइस, तो डी स्क्वायर आर वेक्टर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन एम डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, ठीक है। सो ये तो यही चीज है, इसको वी कैन, इस ये जो पार्ट है दैट कैन बी रिप्लेस बाय समेशन एफ वेक्टर। सो देखो ये क्या है, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ ए मास m, ठीक है, जो जिसका की पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है और जिसपे की एक्सटर्नल फोर्स समेशन एफ जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो कहने का मतलब कि ये जो बॉडी थी दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय मास m और उसपे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उससे उसके ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी किया जा सकता है। अब देखो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटेशन मोशन, ओके। सो यही कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन है, ओके। अच्छा सिमिलरली रोटेशन का भी हम देख सकते हैं। रोटेशन में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन, ओके। दिस प्रिंसिपल सेज कि अगर कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, और वो मोशन कर रही है, रोटेट हो रही है, ट्रांसलेशन भी उसका मोशन है, तो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि जो है इफ द रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ इनर्शिया देन इट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि इसका जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है वो फिक्स्ड है, ठीक है, एंड जो फोर्सेस पहले एक्ट कर रहे थे बॉडी पे वही एक्ट कर रहे हैं, ओके। सो व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज दैट if a rigid body is moving about its center of inertia then the motion is equivalent as if its center of inertia is fixed and the external forces are acting on the body, okay. If a rigid body is moving about its center of inertia then the motion is equivalent as if its center of inertia is fixed and the external forces are acting on the body। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर अबाउट सेंटर ऑफ इनर्शिया ये मूव कर रही है, मीन्स इसका रोटेशन हो रहा है, तो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि इसका जो मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया है या सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स्ड है एंड उस बॉडी पे जो फोर्स है वो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो मीन्स वही बात होगी कि रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसलेशन। तो रोटेशन को हम इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हैं। इसका प्रूफ वी कैन प्रूव दिस कैसे। मान लो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड, ओके। लेट्स से कोई रिजिड बॉडी है जिसका जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है उसका कोऑर्डिनेट आर बार है, ठीक है। तो अगर हम नया कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, जो इस नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर बार है, ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ओके। तो इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लो कोई मास m ले लिया हमने, जिस ऐसे बहुत से m मास होंगे जिससे रिजिड बॉडी बनी है, तो नए कोऑर्डिनेट में लेटर से उसका जो कोऑर्डिनेट है वो r डैश है और पुराने में r है, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो इसमें बाय द डीलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये हमने अभी देखा है इन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन की समेशन f मींस जितने भी एक्शनल फोर्स होंगे उनकी समेशन विल बी इक्वल्स टू m d स्क्वायर r dt स्क्वायर, ओके। अच्छा यहाँ पे ये जो r डैश f ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये सब ये है, ठीक है, बट क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएगा r डैश ऊपर वेक्टर ये सब बार इन सब में, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सिंपल ये ऐसे यूज कर रहा हूँ, बट दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। अच्छा ये हमने देखा कि ट्रांसलेशन से ये आता है। अच्छा फर्दर अगर इसमें देखा जाए तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये जो r बार है इसमें
इसके विद रिस्पेक्ट टू इस पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट जो आर डैश है, अगर वो ऐड करेंगे तो विल गेट आर जो ओल्ड पार्टिकल में। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई है, इसमें किसी भी पार्टिकल का 2,3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और मान लो 2,3 से कोई नया कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश वाई डैश जा रहा है। अब देखो अगर इस 2,3 में किसी भी पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 1,3 है मान लो, या 1,4 है, ठीक है, तो पुराने, अगर इस पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा जाए तो ये जो ये 1,4 है वो क्या होगा, देखो 2,3 यहाँ पे हो गया। अब इस 2,3 में वन डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं और 4 डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ओल्ड में देखा जाए तो 2 + 1 मीन्स 3 तो हो गया एक्स एक्सिस, और y क्या था 3 था, उसमें 4 पीरियड हो गया 7, तो 3,7 होगा। तो बेसिकली r बार प्लस जो नए में r डैश है, इसे m का कोऑर्डिनेट, उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो ओल्ड में इसका कोऑर्डिनेट होगा वो मिल जाएगा r। आई होप क्लियर है। सो एक तो आ गया हमारे पास ये रिलेशन। फर्दर अब हमें क्योंकि रोटेशन देखना है तो वही मोमेंट ऑफ फोर्स देखना पड़ेगा, तो r क्रॉस f, r से क्रॉस कर देते हैं दोनों साइड, m r क्रॉस d स्क्वायर r dt स्क्वायर। ओके, अच्छा ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, हमने वेक्टर ही एज्यूम किया हुआ है। ओके, अच्छा यहाँ तक तो आई होप सब क्लियर है। नाउ अब हम यूज करेंगे इस रिलेशन को, जो r + r डैश वाला रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ अगर इसमें ये पुट किया जाए समेशन r बार प्लस r डैश क्रॉस f, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि समेशन m r बार प्लस r डैश क्रॉस d स्क्वायर dt स्क्वायर r बार प्लस r डैश, ये हो गया। अच्छा अब इसको अगर देखा, इसको समेशन को, अच्छा r बार जो होगा वो तो समेशन r बार क्या हो जाएगा, r बार बाहर आ जाएगा, समेशन जो भी अंदर क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि r बार इज ए कांस्टेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का तो एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये जो समेशन है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल्स, यहाँ पे जो है ये समेशन हम यूज कर रहे हैं, दिस समेशन इज विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, ऐसे m कितने मास है और उनकी पोजीशन वेक्टर्स की कोरस्पॉन्डिंग है। और जो इस समेशन के लिए जो r बार है दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज फिक्स्ड। तो ये क्या हो जाएगा, r बार तो बाहर आ गया, समेशन f प्लस समेशन r डैश क्रॉस f दैट इज इक्वल टू समेशन m। अब इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं, r बार क्रॉस d स्क्वायर r बार dt स्क्वायर प्लस r बार क्रॉस d स्क्वायर r डैश dt स्क्वायर प्लस r डैश t स्क्वायर r बार dt स्क्वायर प्लस r डैश d क्रॉस। अच्छा ये क्रॉस है सब में, क्रॉस मीन्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, ये r डैश क्रॉस d स्क्वायर r डैश डिवाइड बाई dt स्क्वायर। ओके, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अच्छा फर्दर यहां से देखो, अगर इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में m r डैश डिवाइड बाय समेशन m, ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। भाई नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी डेफिनेशन से ये हम बोल सकते हैं, इसका समेशन m r डैश तो 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो m बार तो कांस्टेंट है ये, इनफेक्ट r क्रॉस ये दोनों कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, r क्रॉस d स्क्वायर r बार dt स्क्वायर, और समेशन m क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा, प्लस अब देखो इसमें ये r बार है या r डैश है। ओके, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो समेशन m d स्क्वायर r डैश डिवाइड बाई dt स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा अगर दोनों को डबल डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है। यहाँ तो अच्छा इसमें तो r बार तो है कांस्टेंट बट और कुछ नहीं, तो अंदर m d स्क्वायर r डैश dt स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा। अच्छा पर ये पार्ट तो 0 है, दिस पार्ट इज 0 राइट, हाँ, सो दिस इज 0, गुड, प्लस अब देखो यहाँ पे यहाँ तक हो गया, ये है दिस इज m, this cross, this is r dash right, r dash cross d स्क्वायर r बार dt स्क्वायर, सो ये पार्ट तो कांस्टेंट हो गया, समेशन इस पे लगेगा सिर्फ।
अच्छा ये चीज भी ये टर्म भी जीरो है, तो दिस पार्ट इज आल्सो जीरो, प्लस इसका मतलब अब ये बच गया, ये क्या है, समेशन एम आर डेस क्रॉस डी स्क्वायर आर डेस डी टी स्क्वायर। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है नाउ। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, अच्छा इसमें इस साइड में देखा जाए तो आर बार समेशन एफ प्लस आर डेस क्रॉस एफ दैट इज इक्वल टू ये एम आर बार है, आर वेक्टर है, दिस इज आर बार राइट, दिस इज आर बार क्रॉस डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, प्लस ये जीरो हो गया, दिस पार्ट इज जीरो राइट, एंड यहाँ पे हाँ ये टोटल पे समेशन है, सो ये इसमें आ गया समेशन एम आर डेस क्रॉस डी स्क्वायर आर डेस डी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फर्दर वी नो कि जो ट्रांसलेशन का प्रिंसिपल है उससे वी नो बाय डीएलएम्बर्ट दैट जो एफ समेशन है दैट इज नथिंग बट समेशन एम डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर। ओके, ये हमने डिस्कस किया है। फर्दर समेशन अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंगे, समेशन एम आर वेक्टर डिवाइड बाय समेशन एम, दिस विल बी आर बार जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और समेशन एम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। अब अगर इन दोनों को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो समेशन एम डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, एम डी स्क्वायर आर बार डी टी स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। इसका मतलब ये जो टर्म है यहाँ पे देखो, या इसी में ये जो टर्म है दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस समेशन एम डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय एम टी स्क्वायर आर बार डी टी स्क्वायर। ओके, so in fact this is also a result of first principle of conservation of translation only। तो यहाँ पे देखो इसको what we can write m r बार ऐसे रख देते हैं क्रॉस, अच्छा m को अगर इससे इसमें क्लब कर दिया जाए तो ये m यही एक पोर्शन हो जाएगा पूरा, so this can be written as summation f right, plus m r dash क्रॉस t square r dash dt स्क्वायर, और इधर हमारे पास था r बार क्रॉस समेशन एफ प्लस समेशन आर डेस क्रॉस एफ। अब देखो ये और ये तो हो गया कैंसिल, सो हमारे पास आ गया समेशन आर डेस क्रॉस एफ इक्वल्स टू समेशन एम आर डेस क्रॉस डी स्क्वायर आर डेस डी टी स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो बस यही तो प्रूव करना था हमें। देखो हमने जो इनिशियली जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी देखी थी उसमें we saw that summation f is nothing but summation m d square r dt square, अगर वेक्टर में लिखेंगे तो ऐसे, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ वेक्टर क्वांटिटी ही ली है जहां जहां क्रॉस है, ठीक है। ये हमने देखा था, फिर इसको हमने r से क्रॉस किया था तो ये ऐसा हो गया था m r क्रॉस d स्क्वायर r dt स्क्वायर राइट। अब देखो ये और ये दोनों सेम इक्वेशन है, द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे r की जगह r डैश है, यहाँ पे r डैश है, और r डैश क्या है, आर डैश तो जो हमने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जो नए कोऑर्डिनेट लिए थे जिसका कि ओरिजिन सेंटर ऑफ मास था आर बार, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल एम है उसके कोऑर्डिनेट है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन वी एज्यूम दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि उसको ओरिजिन लेके हमने किया है। सो यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर कोई भी मोशन हो रही है, रोटेशन मोशन हो रही है रिजिड बॉडी की, देन दैट इज इक्विवेलेंट कि अगर हम लोग उसके सेंटर ऑफ इनर्शिया को फिक्स कर दें, इफ देयर इज अ मोशन अबाउट सेंटर ऑफ इनर्शिया then that can be treated as equivalent to as if center of inertia is fixed and the other forces are acting on the body as they were acting earlier। okay, अब ये तो हो गई इसकी थ्योरी पार्ट।